हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल योर हिस्ट्री गाइड पर। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम सभी एसएससी जीडी के 11 फरवरी के सेकंड शिफ्ट के पेपर का एनालिसिस करने वाले हैं। फ्रेंड्स, आप सभी को बता दें कि जितने भी इसमें क्वेश्चन लिए गए हैं बिल्कुल रियल क्वेश्चन लिए गए हैं, एक भी क्वेश्चन फालतू नहीं लिया गया है। चलिए देखते हैं आज पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया था। मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी, या फिर क्वेश्चन ऐसा आया था कि चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 ईस्वी में किस वंश की स्थापना की थी। तो आप सभी को बता दें कि चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी। वे भारत के पहले ऐसे सम्राट थे जिन्होंने देश के ज़्यादातर हिस्सों को एक प्रशासन के तहत लाया था। चलिए चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में कुछ और एक्स्ट्रा जानकारी ले लेते हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है आप सभी के एग्जाम में। चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल जो है लगभग 321 से 297 ईसा पूर्व था। कहीं कहीं पर आप सभी को 322 भी मिलेगा, इससे आप चौंकिएगा मत। उन्होंने नंद राजवंश को हटाकर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। बात कर लें कि नंद वंश का अंतिम शासक कौन था, तो घनानंद था। चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की सहायता से घनानंद की हत्या कर मौर्य वंश की स्थापना की थी। उन्होंने ब्राह्मण चाणक्य की मदद से अपना राज्य स्थापित किया था। चाणक्य चंद्रगुप्त के मुख्यमंत्री थे और उन्हें कभी कभी चाणक्य भी कहा जाता था। चंद्रगुप्त के दो बेटे थे, केशनाग और बिंदुसार। केशनाग की मृत्यु शिशु अवस्था में हो गई थी। बिंदुसार दूसरे मौर्य सम्राट बने और अशोक महान के पिता। आगे देखते हैं मौर्य साम्राज्य के बारे में कुछ और जानकारी है, इसे भी आप देख लें। मौर्य साम्राज्य प्राचीन भारतीय साम्राज्य था। यह साम्राज्य 184 ईसा पूर्व तक चला। मौर्य साम्राज्य पहला अखिल भारतीय साम्राज्य था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है। आप सभी को बता दें, ये क्वेश्चन एक बार और आप सभी के शिफ्ट में पूछा जा सकता है। वही लमसम फ्रेंड्स 8 या 9 फरवरी को यह क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, इसलिए आप सभी को जो है पेपर का एनालिसिस देखना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि क्वेश्चन जो है बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो राइट आंसर क्या है, प्रीति कौन है, श्रीमती प्रीति सूदन जो है संघ लोक सेवा आयोग के वर्तमान अध्यक्ष हैं। आगे देखते हैं, 12वीं पंचवर्षीय योजना में कितना प्रतिशत विकास दर रखा गया था। 12वीं पंचवर्षीय योजना में कितना प्रतिशत विकास दर रखा गया था। तो बात कर लें कि भारत की 12वीं पंचवर्षीय योजना जो है विकास दर कितना था, 6.5 से लेकर 7% रही थी। इस योजना के दौरान जो है औसतन 8% वृद्धि दर हासिल करने का लक्ष्य रखा गया था। आप सभी से पूछा गया था 12वीं पंचवर्षीय योजना में कितना विकास दर रखा गया था, तो 8%। प्राप्त कितनी हुई थी, तो 6.5 से लेकर 7% तक प्राप्त हुई थी। चलिए देखते हैं 12वीं पंचवर्षीय योजना से कुछ खास बातें जो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इस योजना का मकसद जो है सुदृढ़ समावेशी विकास करना था। यहाँ से क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है कि 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो सुदृढ़ समावेशी विकास करना ही इसका मुख्य उद्देश्य था। इस योजना के दौरान गरीबी को 10% तक कम करने का लक्ष्य रखा गया था। इस योजना के दौरान गरीबी को सालाना 2% कम करने का लक्ष्य रखा गया था। इस योजना में 25 अनुवीक्षणीय सूचकों में से हर एक में प्रगति करने का लक्ष्य रखा गया था। इस योजना के दौरान समावेशी विकास को बढ़ावा देने का लक्ष्य रखा गया था। आगे देखते हैं, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की आबादी भारत की कुल आबादी का कितना प्रतिशत थी। 2011 के जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की कुल आबादी जो है कुल भारत की आबादी का कितना प्रतिशत थी। तो साल 2011 की जनगणना के मुताबिक उत्तर प्रदेश की कुल आबादी जो है 1998 थी। यह भारत की कुल आबादी का 16.16% था। 2011 की जनगणना के मुताबिक उत्तर प्रदेश की कुल आबादी से जुड़े कुछ आंकड़े हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसे भी आप देख लें। पुरुषों की संख्या कितनी थी, 10 44 80 510 जो है पुरुषों की संख्या थी, और महिलाओं की संख्या जो है 9 53 31 831 जो है महिलाओं की संख्या थी। बात कर लें कि उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर कितनी थी 2011 की जनगणना के अनुसार, तो 70.69% जो थी उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर थी, जिसमें से पुरुष की साक्षरता दर कितनी थी, तो जो थी 79.20% जो है पुरुष की यहाँ पर साक्षरता दर थी। महिलाओं की कितनी थी, तो जो थी
59.30% जो है महिलाओं की साक्षरता दर थी। जनसंख्या घनत्व कितना था? तो 828 प्रति व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर यहाँ का जनसंख्या घनत्व था। बात करें बाल जनसंख्या 0 से 6 वर्ष की कितनी थी? तो 297, 232, 35 जो है यहाँ की बाल जनसंख्या थी। आगे देखते हैं। साल 2011 की जनगणना के अनुसार पूर्वोत्तर में किस राज्य का साक्षरता दर सबसे अधिक था? तो राइट आंसर क्या है? मिजोरम। किसका था? मिजोरम राज्य का सबसे अधिक था। पहली पंचवर्षीय योजना की तुलना में दूसरी पंचवर्षीय योजना में किस पर अधिक जोर दिया गया था? पहली पंचवर्षीय योजना की तुलना में दूसरी पंचवर्षीय योजना पर किस पर अधिक जोर दिया गया था? तो भारत की दूसरी पंचवर्षीय योजना में बुनियादी और पूंजीगत उद्योगों के विकास पर ज़्यादा जोर दिया गया था। इससे रिलेटेड और पॉइंट बन सकते हैं दूसरी पंचवर्षीय योजना से, इसे भी आप देख लें। भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला में हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट और स्टील प्लांट लगाना दूसरी पंचवर्षीय में लगाया गया था। कोयले का उत्पादन बढ़ाना दूसरी पंचवर्षीय में किया गया। बुनियादी और पूंजीगत उद्योगों को बढ़ावा देना दूसरी पंचवर्षीय योजना में। दूसरी पंचवर्षीय योजना में इन देशों की मदद ली गई, मतलब किसका ली गई? तो इसमें जर्मनी का लिया गया था दोस्तों, ब्रिटेन का लिया गया था बनाने में। भिलाई में हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट के लिए सोवियत संघ की स्थापना ली गई थी, ये आप यहाँ याद कर लें। भिलाई में जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट स्थापित किया गया किसकी मदद से किया गया था? तो सोवियत संघ की सहायता से किया गया। बात करें दुर्गापुर में हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जो प्रोजेक्ट स्थापित किया किसकी सहायता से? तो इस ब्रिटेन की सहायता से, जिसे यूके भी कहते हैं। राउरकेला स्टील प्लांट किसकी सहायता से? तो पश्चिमी जर्मनी की मदद से किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आठ वैशाली किस खेल से जुड़ी हैं? आर वैशाली किस खेल से जुड़ी हैं? तो आर वैशाली जो हैं शतरंज खेल से जुड़ी हैं। किससे? शतरंज खेल से जुड़ी हैं। इनका जन्म कब हुआ था? तो 21 जून 2000 ईस्वी में आर वैशाली का जन्म हुआ था। आगे देखते हैं। निम्न में से कौन सा नृत्य अरुणाचल प्रदेश का नृत्य है? निम्न में से कौन सा नृत्य जो है अरुणाचल प्रदेश का नृत्य है? तो यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश के कुछ इंपॉर्टेंट जो है नृत्य, इसे आप देख लें, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अजिल लहमू जो है अरुणाचल प्रदेश का है। रोपी हो गया, हुरकानी हो गया, पोनुंग हो गया, शेर और मोर नृत्य हो गया, बुइया हो गया, चलो हो गया, रेखाम पाड़ा हो गया, पोपिर, वांचो, ये सब कहाँ क्या है? अरुणाचल प्रदेश के कुछ महत्वपूर्ण नृत्य हैं। आगे देखते हैं। रूस में नरेंद्र मोदी को कौन सा सम्मान मिला था? रूस में नरेंद्र मोदी को कौन सा सम्मान मिला था? तो भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रूस का सर्वोच्च सम्मान जो है ऑर्डर ऑफ द सेंट एंड्रयू एपोस्टल जो है रूस का सर्वोच्च सम्मान मिला था। कब मिला था? 2024 ईस्वी में मिला था, ये भी आप याद रखिएगा, जुलाई 2024 में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 49 में क्या है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 49 में क्या है? तो अनुच्छेद 49 में क्या बताया गया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 49 में राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों, वस्तुओं के संरक्षण का प्रावधान दिया गया है। मतलब कहा यह गया है कि जो प्राचीन धरोहर हैं भारत में, उसका संरक्षण किया जाएगा। कौन करेगा? सरकार करेगा। किस अनुच्छेद के साथ? अनुच्छेद 49 के साथ करेगा। यह अनुच्छेद राज्य के नीति निर्देशक तत्व सिद्धांतों को स्थापित करते हैं, ये भी आप याद रखिएगा। आप सभी को पता ही होगा कि डीपीएसपी का वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 36 से 51 में किया गया है, तो यह डीपीएसपी के अंतर्गत आता है। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 2007 से 2012 तक भारत की अनुमानित जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है? 2007 से लेकर 2012 तक भारत की अनुमानित जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है? तो राइट आंसर क्या है? 8.2%। कितनी है? 8.2%। संगीत नाटक अकेडमी में कितनी धनराशि दी जाती है? जो संगीत नाटक अकेडमी है, इसमें जो पुरस्कार मिलता है, इसमें कितनी धनराशि मिलती है? तो राइट आंसर क्या है? 3 लाख। कितनी मिलती है? 3 लाख मिलती है। भोला राम यादव किस वाद्य यंत्र से जुड़े हैं? ऐसा कुछ क्वेश्चन आया था। भोला राम यादव किस वाद्य यंत्र से जुड़े हैं? तो भोला राम यादव जो है बांसुरी वादक हैं। क्या है? बांसुरी वादक हैं। 2024 में भारत में शूटिंग चैंपियनशिप का कौन सा संस्करण आयोजित हुआ था? 2024 में भारत में जो शूटिंग चैंपियनशिप थी, इसका कौन सा संस्करण हुआ था? तो 67वां जो है संस्करण खेला गया था। आगे, थाईपुसम उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? थाईपुसम उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो थाईपुसम उत्सव जो है तमिलनाडु में। कहाँ पर? तमिलनाडु में मनाया जाता है।
बहादुर शाह जफर को कहाँ से पकड़ा गया था और कहाँ भेजा गया था, ये आपसे से पूछा गया था। तो बहादुर शाह जफर जो है इन्हें हुमायूं के मकबरे से पकड़ा गया तथा वर्मा के रंगून जेल में भेजा गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिर से पूछा जा सकता है, इसलिए आप इसे जरूर याद रखिएगा। शाह जफर कौन थे? तो बहादुर शाह जफर जो थे मुगल वंश के अंतिम मुगल शासक थे। जो भारत की क्रांति 1857 में भारत में क्रांति हुई थी, उसमें जो 1857 की क्रांतिकारी लोग थे, इन्हें जबरदस्ती जो है भारत का एक प्रमुख शासक बना दिया 1857 क्रांति में। लेकिन जब वो 1857 क्रांति हार जाते हैं तो अंग्रेज जो थे इन्हें हुमायूं के मकबरे से पकड़कर वर्मा के रंगून में भेज दिया। वहीं पर इनकी मृत्यु भी हो जाती है। आगे देखते हैं। साल 1950 में साल 1950 में सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी थी? तो 8 थी। कितनी थी? 8। विनिमय माध्यम में किसका अधिक महत्व होता है? विनिमय माध्यम में किसका अधिक महत्व होता है? तो मुद्रा का। किसका होता है? मुद्रा का अधिक महत्व होता है। 1867 के चार्टर्ड एक्ट का सबसे अधिक प्रभाव किस पर पड़ा? 1857 के चार्टर्ड एक्ट का सबसे अधिक प्रभाव किसके कानून पर पड़ा था या किस पर पड़ा था? तो कनाडा के संविधान पर पड़ा था। तो फ्रेंड्स, आप सभी को वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और साथ ही यह भी बताना ना भूलें कि आप सभी का एग्ज़ाम कब है, ताकि आप सभी के लिए अधिक से अधिक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ला सकें जो आप सभी के एग्ज़ाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं। तो वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।